हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फार्मूले स्टडी किए थे और उनको देखा था। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट एट ए बी एंड सी फॉर द कंटिन्यूस बीम एज शोन इन फिगर। तो ये क्वेश्चन में हमको एक कंटिन्यूस बीम ए बी सी दी है। कंटिन्यूस बीम क्या होती है? वेयर मोर देन वन स्पान एंड टू सपोर्ट्स आर अवेलेबल, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। तो यहाँ पर एक और एक दो स्पान है, एक से ज़्यादा स्पान है, इसलिए इसको कंटिन्यूस बीम कहेंगे। और मोर देन टू सपोर्ट मतलब एक, दो और तीन सपोर्ट हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम। तो ये फिक्स कंटिन्यूस बीम है क्योंकि दोनों एंड यहाँ पर फिक्स हैं और इसको हम अब रिजॉल्व करने वाले हैं, इसके मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर कंटिन्यूस बीम के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है फिक्स एंड मोमेंट्स। फिक्स एंड मोमेंट्स। तो फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं फर्स्ट स्टेप पे हम। तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ए बी और बी सी। तो पहला सेक्शन लिया हमने ए बी। तो ए बी के लिए हम फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे। यदि हम ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है 8 किलो न्यूटन का। यहाँ पर डिस्टेंस है 1, यहाँ पर डिस्टेंस है 2। तो ये फिक्स है, तो यहाँ फिक्स कर दो। ये फिक्स कर दिया। फार्मूले में हमने पढ़ा था, जब भी फिक्स एंड हो और पॉइंट लोड लग रहा है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? एम एफ ए बी मोमेंट फिक्सिंग एट ए टू बी माइनस डब्लू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये किसके लिए फार्मूला होता है? फिक्सिंग एंड मोमेंट के लिए फार्मूला होता है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेटर लिया है। कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो डब्लू की वैल्यू हमारी 8 है इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है? ए की वैल्यू हमारी है 1 इंटू बी की वैल्यू 2 है, पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर दबाया, डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है 3। तो ये आ जाएगा हमारा 10.666 मतलब 10.67। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। माइनस डब्लू की वैल्यू हमारी 8 है इंटू 1 हमारा ए है, 2 हमारा बी है, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एल टोटल कितना है? 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है 10.666 को हम लिख सकते हैं 10.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर में है और जो फोर्स है हमारा किलो न्यूटन में। तो ये एम एफ ए बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम निकालते हैं एम एफ बी ए की वैल्यू। तो एम एफ बी ए का फार्मूला होता है डब्लू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। तो माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी है? 8 है। ए हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर, बी हमारा 2 था तो 2, यहाँ पर 1 है, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो उसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 8 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आता है 1.77। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आती है 1.77 किलोमीटर इंटू मीटर। पुरानी वैल्यू को हम फिर से चेक कर दिया, ये आती है 3.55। तो यहाँ पर 3.55 है, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो इस तरह से ये हमारी पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से हम सेकंड वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सेकंड पोर्शन कौन सा है? बी सी। तो बी सी स्पान को हम सॉल्व करते हैं। बी सी में फिक्स एंड लगा दिया और यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। कितना? 5 न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है। और डिस्टेंस कितनी है? एल मीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस है। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा एम एफ बी सी, क्योंकि बी सी स्पान की बात कर रहे हैं, तो एम एफ बी सी होता है माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी है? 5 है। एल की वैल्यू हमारी 4 है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो ये वैल्यू हमारी आती है 6.666। इसको हम लिख सकते हैं 6.67
kN/मीटर। इसी तरह से हम निकालेंगे MFCB की वैल्यू। MFCB होता है +WL²/12। तो यहाँ पर वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम इस यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में थी, तो ये हो गया -6.67 kN/मीटर। ये ध्यान रखेंगे, पहली हमेशा माइनस में वैल्यू आती है, दूसरी हमेशा प्लस में आती है। तो ये माइनस में थी, यहाँ पर प्लस रखना पड़ेगा, ये प्लस में। ये फार्मूले में भी यही होता है, यहाँ माइनस और ये दूसरे वाले फार्मूले में प्लस है। तो इस तरह से AB स्पान का फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिया, PC स्पान के फिक्स एंड मोमेंट। अब सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या होता है, एक टेबल बनती है हमारी जिसमें होता है जॉइंट, मेंबर, उसके बाद होता है रिलेटिव स्टिफनेस, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है सिग्मा K, मतलब समेशन ऑफ ऑल रिलेटिव स्टिफनेस। और लास्ट में होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू K/सिग्मा K। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। शॉर्ट में यहाँ क्या लिखते हैं, DF, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यहाँ पर कितने जॉइंट है, ABC में B जॉइंट है, B से BA और BC जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जॉइंट B। अब हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हम टेबल बनाते हैं जॉइंट, मेंबर, K मतलब रिलेटिव स्टिफनेस, सिग्मा K समेशन ऑफ ऑल द रिलेटिव स्टिफनेस, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला होता है K/सिग्मा K। तो जॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं A, B और C। अगर हम बीम की बात करते हैं तो B इसका जॉइंट कहलाता है, क्योंकि B से BA जुड़ा है और BC जुड़ा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया जॉइंट B। तो यहाँ पर मेंबर कौन कौन से हैं B जॉइंट पे, तो B से A की तरफ लेफ्ट वाला मेंबर, और राइट साइड का मेंबर है हमारा BC। तो अगर हम K की बात करें तो BA की अगर हम बात करें तो B से A की तरफ, तो जो एंड हमारा क्या है, फिक्सिंग एंड है। तो फिक्स एंड के लिए हम जो रिलेटिव स्टिफनेस लेते हैं वो लेते हैं I/L। तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3, तो I/3 इसकी रिलेटिव स्टिफनेस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम BC की बात करते हैं तो BC का जो C एंड है वो क्या है, फिक्स एंड है। तो यहाँ पर चूँकि फिक्स एंड है तो फिक्स एंड के लिए हम क्या लेते हैं, I/L। यदि कंटिन्यूस, फिक्स और कंटिन्यूस के लिए हम I/L लेते हैं, और यदि सिंपली सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट होता तो वहाँ पर हम लेते हैं 3/4 I/L। तो यहाँ पर चूँकि दोनों एंड फिक्स हैं तो यहाँ पर हम लेंगे I/L रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू। तो यहाँ पर BC में L की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमने I/4 ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को अगर हम समेशन करते हैं तो I/L को अगर 1/3 I करेंगे तो 1/3 ये 0.33, और इसको अगर हम जोड़ें तो 1/4 अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये लगभग बनेगा 0.583 I। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो हमारा बनता है वो 0.583 I बनता है। अब K/सिग्मा K अगर हम BA जॉइंट के लिए बोलेंगे तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। मतलब क्या करेंगे हम, 1/3 डिवाइड बाय जैसे फिर से हम देखते हैं 1/3 डिवाइड बाय 0.583, और I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 0.57। वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर, BA की डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बनी है 0.57। इसी तरह से BC का तो हम करेंगे 1/4 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 0.583 ब्रैकेट क्लोज, तो ये 0.428 है, तो इसको हम 43 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे, I और I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.43। 428 को हम क्या लिख दें, 43। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसके भी निकालते हैं उस जॉइंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आनी चाहिए। यदि 1 वैल्यू आती है इसका मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले वो एकदम सही निकाले हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे अपन मोमेंट
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्या करते हैं, ABC जो जिस तरह से हमारी बीम बनी थी हम वैसी बना देते हैं। तो ये हमने बीम बना दी है, यहाँ पर टेबल थोड़ी सी बड़ी बनती है। तो ये हमारी फिक्स बीम थी A, ये अगर हमारा पोर्शन है B और ये हमारा फिक्स पोर्शन है C। इसी से मिला के हम एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं। ये हमने लंबी लाइन खींच दी, ये B पॉइंट से हमने लंबी लाइन खींच दी, ये C पॉइंट से हमने लंबी लाइन खींच दी। इस साइड में हम जो स्टेपिंग चलेंगे वो लिखते हैं। ABC है। अब यहाँ पर पहले जिस तरह की लोडिंग लगी थी उसी तरह की लोडिंग लगा दो। ये हमने लोडिंग लगा दी, ये 1 डिस्टेंस थी, ये 2 डिस्टेंस थी, ये 4 मीटर की डिस्टेंस थी। यहाँ पर यूडी लगा था 5 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो ये हमारी इस तरह की बीम बनी हुई थी। अब सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। सबसे पहला स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। तो हम क्या करते हैं, बी जॉइंट पे निकला था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं BA का और BC का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का निकाला है 0.57 और BC का निकाला है 0.43। हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0.57 और 0.43। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्सिंग एंड मोमेंट का, FEMS, फिक्स एंड मोमेंट्स का स्लॉट होता है। तो अगर हम स्लॉट डिवाइड करें तो ये अगर हम बोले AB कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक BA लेते हैं, BC लेते हैं और C भी लेते हैं। तो AB का FEMS अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं AB का FEMS का निकाला है। AB की बात करते हैं, MFAB बराबर ये है -3.55 किलोमीटर इंटू मीटर। तो ये हम यहाँ पर पुटअप करते हैं -3.55। इसी तरह से BA का रखेंगे हम, तो BA का हमारा क्या है 1.77। तो यहाँ पर BA का हम रखते हैं +1.77। अब हम BC की बात करते हैं, तो BC का जो हमने निकाला है MFBC -6.67। तो यहाँ पर रखेंगे -6.67। और CB की बात करते हैं, तो CB का हमारा क्या निकला है +6.67। तो यहाँ पर हम रखेंगे +6.67। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रख दिए, FEMS रख दिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस का। तो बैलेंस क्यों करते हैं हम आपको बता दें। यदि बैलेंस करना मतलब यहाँ पर अगर B पॉइंट की हम बात करें जॉइंट की, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 0 कैसे आएगी, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कोई वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएगी उसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके अपोजिट से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर जॉइंट B। तो फॉर जॉइंट B में हम क्या करते हैं +1.77 प्लस ब्रैकेट में -6.67, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो 1.77 प्लस ब्रैकेट में -6.67, तो ये वैल्यू आती है -4.9। तो यहाँ पर अगर B पे मूवमेंट -4.9 होगा तो बैलेंस मोमेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस मोमेंट होगा अपना कितना, इसी का अपोजिट +4.9। जो +4.9 आता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम BA के लिए निकालेंगे BA मोमेंट, तो BA के लिए मोमेंट क्या हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होते हैं 0.57 इंटू +4.9। इसी तरह से अगर हम किसके लिए निकालेंगे BC के लिए, तो ये हो जाएगा 0.43 इंटू 4.9। तो इस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से उसकी अपोजिट वैल्यू का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 0.57 इंटू 4.9, तो ये हमारी वैल्यू आती है 2.793। इसी तरह से 0.443 इंटू 4.9 प्लस पे, तो ये वैल्यू आती है 2.107
तो अपन 3 डिजिट तक लेते हैं, तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट। तो जो वैल्यू आई हमारी, तो यहाँ पर हम इसको कहाँ लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे। तो बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया, बैलेंस किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस। जो बैलेंस किया तो बैलेंस करने के बाद ये वैल्यू आई, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, वैल्यू चूँकि प्लस से गुणा हो रहा है, प्लस की वैल्यू है, तो प्लस 2.793, और यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस 2.107। तो ये हमारा हो गया बैलेंस। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर इस तरफ कोई वैल्यू नहीं तो बैलेंस नहीं होगी, ये वैल्यू भी बैलेंस नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैरी ओवर। क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर या कैरी ओवर। तो जब भी फिक्स एंड होता है, यहाँ पर एंड फिक्स है, यहाँ पर भी एंड फिक्स है, तो फिक्स एंड पे कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू हमेशा हाफ हो जाती है। मतलब इसका इस तरफ कैरी ओवर होगा और यहाँ कोई वैल्यू होगी तो उसका इस तरफ कैरी ओवर होगा, इसका इस साइड में कैरी ओवर होगा, यहाँ कोई वैल्यू होगी तो कैरी ओवर होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जब इस तरफ कैरी ओवर होगा तो इसका हाफ हो जाएगा और उसी के साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर 2.793 इसका डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि हाफ होता है फिक्स एंड पे। तो ये वैल्यू आती है प्लस 1.396। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर कैरी ओवर भी डैश ही आएगा। इसका कैरी ओवर इस तरफ करेंगे हम 2.107 डिवाइड बाय 2, क्यों, हाफ क्यों होता है, क्योंकि फिक्स एंड है इस तरफ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1.053। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कैरी ओवर इसका ज़ीरो। अब बी जॉइंट पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब सबका सम कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में क्या लिखेंगे, सम या समेशन। तो सम करेंगे तो हमेशा जब भी सम करते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सम कहाँ से होगा, FEM से सम होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट को सम कर रहे हैं तो -3.55 प्लस 1.396। तो यहाँ पर सम करते हैं -3.55 प्लस 1.396। तो इनको जोड़ा तो ये वैल्यू आई हमारी -2.154। यहाँ पर भी FEM से ही जोड़ते हैं हम 1.77 प्लस 2.793। तो हमने इनको ऐड किया तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है प्लस 4.563। इसी तरह से बाजू वाले FEMs को जोड़ेंगे, उनके साइन के साथ जोड़ना है, -6.67 प्लस ब्रैकेट में 2.107। तो इसको जोड़ा तो ये वैल्यू है -4.563। तो ये वैल्यू लगभग जॉइंट पे सिमिलर आती हैं कई बार। यहाँ पर अब जोड़ेंगे इनको तो प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 6.67 प्लस 1.053 इनको जोड़ा तो ये वैल्यू आई हमारी 7.723। तो ये हमारे क्या हो गए, फाइनल मोमेंट हो गए। तो ये फाइनल मोमेंट है तो इनको हम लिख लेते हैं बाजू में, उसके बाद हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे। तो ये फाइनल मोमेंट किस तरह से है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नोटेट कर सकते हैं MAP इज इक्वल टू -2.154, MBA इज इक्वल टू प्लस 4.563, MBC इज इक्वल टू -4.563, MCB इज इक्वल टू प्लस 7.723। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सारे मोमेंट्स को नोटेड डाउन कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो कि हमारा 4th स्टेप है। तो हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4th स्टेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं जब हम, तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम वैसे ही हम जैसा मोमेंट हमने रखा था उसी तरह से रख देंगे। ये हमारा फिक्स एंड था, ये भी हमारा फिक्स एंड था, ये यहाँ पर हमारा इस तरह से
एक एंड था ABC, यहाँ पे UDL लगा हुआ था 5 किलोन्यूटन पर मीटर पे, यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ था 8 किलोन्यूटन का, ये 1 था, ये 2 था, यहाँ पर 4 मीटर की डिस्टेंस थी। जब इसका फाइनल मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने एक बेस लाइन बना ली, ये हमने बेस लाइन बना ली और जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, फ्री एंड मोमेंट। कौन सा एंड मोमेंट का यूज़ करेंगे, फ्री एंड मोमेंट का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम MFAB की बात करते हैं, तो AB का हम यहाँ पर फ्री एंड मोमेंट बना रहे हैं A और B पे। तो A और B पे अगर फ्री एंड है, 8 का लोड लग रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, WAB/L। तो W 8 है हमारा, A हमारा 1 है, B 2 है, L 3 है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं फ्री एंड मोमेंट, 8 × 1 × 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है हमारा 5.33 kN/मीटर। तो चूँकि पॉइंट लोड लगाया तो हम क्या करते हैं, इसका इस तरह से बनाते हैं। तो ये पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 5.33। फ्री एंड मोमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से हम सेकंड वाला जो पोर्शन है उसका फ्री एंड मोमेंट बनाते हैं। तो चूँकि UDL है, इस तरह की बीम है हमारी, 5 किलोमीटर/मीटर का लोड लग रहा है, 4 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसका MC कितना होगा, WL²/8। ध्यान रखेंगे फ्री एंड मोमेंट में WL²/8 होता है। तो 5 × 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 5 × 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये वैल्यू आती है हमारी कितनी, 10। तो 10 आती है, तो इसका पैराबोला बनता है। तो इस तरह से हम पैराबोला बनाते हैं, ये हमारा पैराबोला बन गया। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 10। अब MFAB की बात करते हैं, तो AB का मोमेंट कितना आया है, -2.154। तो यहाँ पर A की बात करते हैं, A से हम कितना चलेंगे, -2। याद रखेंगे कि जितने भी मोमेंट है माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये इस हमारा जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर ही आएंगे। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं आएगा -2.154। केवल इसका डायरेक्शन, इंड्यूस मोमेंट का डायरेक्शन चेंज रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम माइनस में लेंगे और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये -2.145 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर अपन ने A पॉइंट पे जॉइंट पे कर दिया। इस तरह से BA की बात करते हैं, तो +4.563 है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ कहीं आएगा +4.563 और इसी पे आएगा -4.563। तो +4 इसलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना देंगे, माइनस है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना देंगे। इसी तरह से अपन इसकी बात करते हैं, यहाँ पर +7.723 आता है, तो यहाँ पर 7 करीब यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पर +7.723 है और चूँकि प्लस में है इसलिए इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो एक स्केल से चाहे तो हम यहाँ फ्री एंड मिला रहे हैं, तो ये पॉइंट हमने इससे मिला दिया और इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला दिया। तो ये जहाँ जहाँ कटेगा ये हमारा पोर्शन कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हम काट रहे हैं, ये हमारा बन गया क्या, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जो डायग्राम से बाहर है, जैसे ये बाहर है तो माइनस में रहेगा, ये डायग्राम को काट रहा है तो प्लस में रहेगा, ये बाहर है तो माइनस में रहेगा, ये वाली वैल्यू प्लस में रहेगी और ये बाहर है तो माइनस में रहेगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आगे भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।